गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बीएड डिपार्टमेंट से कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इसी समय जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर है उसमें हमारे 4 पेपर कंपल्सरी होते हैं जो सभी छात्र छात्राओं को देने पड़ते हैं। वह चाहे आर्ट ग्रुप से हो, साइंस ग्रुप से हो, कॉमर्स ग्रुप से हो। उन पेपरों में से हमारा एक पेपर अधिगमकर्ता के रूप में विकास भी है। हम 2-3 दिन से अपने थर्ड पेपर में अधिगमकर्ता के रूप में विकास के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इसके अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि पढ़ी, बहिर्दर्शन विधि पढ़ी, प्रयोगात्मक विधि पढ़ी, मनोविश्लेषणात्मक विधि पढ़ी। आज हम व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारी व्यक्ति इतिहास विधि क्या होती है, इसके क्या गुण हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, उन सभी की जानकारी आज हम इस क्लास के अंतर्गत लेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि अत्यंत व्यापक है, यानी कि एक चीज तो यह हो गई कि जिसका दायरा कम हो, संकुचित हो, लेकिन हमारी जो व्यक्ति इतिहास विधि है वह व्यापक है। इसका दायरा कहीं तक भी हो सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसमें व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें जो हमारी व्यक्ति इतिहास विधि है, इसके अंतर्गत अगर हम जब किसी व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं तो इसके अंदर व्यक्ति के वंशानुक्रम, उसके जो जन्मजात गुण है और उसके वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस व्यक्ति का जो पारिवारिक माहौल कैसा है, उसके जन्मजात गुण क्या है और उसके वातावरण कैसा है। उस व्यक्ति का वातावरण में, बाहर के वातावरण में कैसा व्यवहार है, उन सभी का अध्ययन हम व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत करते हैं। इस विधि में व्यक्ति के जन्म, हम इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के जन्म, शारीरिक स्थिति, यानी कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, शारीरिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, बीमारी, यानी कि उनको कोई बीमारी है या नहीं है, शारीरिक विकास, उनका जो शारीरिक विकास है, क्योंकि व्यक्ति एकदम से नहीं बढ़ता। पहले वह शिशावस्था में जाएगा, फिर वो बाल्यावस्था में आएगा, उसके बाद किशोरावस्था में, उसके बाद वह प्रौढ़ावस्था में जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास धीरे धीरे ही संपन्न होता है। इन सभी चरणों से प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। भाषा विकास, उनकी जो भाषा है उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, कैसे वातावरण में कैसा विकास हो रहा है, उनके पारिवारिक स्थिति क्या है, कैसी है, उनके परिवार की भाषा कैसी है, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। मानसिक योग्यताओं का विकास, उनकी जो मानसिक योग्यताएं हैं उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है या धीमी गति से हो
ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करके उनकी समस्याओं के समाधान करने में प्रयास किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति, समाज के अंदर समायोजन, कि कोई व्यक्ति समाज में समायोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि वह समाज से दूर रहना पसंद करते हैं, एकांत पसंद करते हैं, कभी भी किसी के पास नहीं बैठना पसंद करते, अपना काम किया और अपने कमरे में, या फिर बाहर अकेले घूमने चले गए। वे समाज में कैसा समायोजन कर रहे हैं, उनकी मानसिक जो वृद्धि है उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या तेज गति के साथ हो रहा है। उनकी उपलब्धियां, कि उन्होंने इस संसार में आकर कौन कौन सी उपलब्धियां ली हैं, या वह अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं। इन सब का अध्ययन हम इतिहास यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत करते हैं। और अध्ययन करने के बाद जो समस्याएं हमारे सामने आती है, उन समस्याओं का निवारण कर उस व्यक्ति को विकास की ओर गतिशील बनाते हैं। यही प्रत्येक विधि का यही उद्देश्य है कि किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या, बाधा आ रही है जिससे वह कुंठित हो रहा है, बाल अपराधी बन रहा है, उन सभी की जानकारी हासिल कर उनका उपचार कर उनको विकास की ओर गतिमान या गतिशील करना है। व्यक्ति इतिहास विधि के गुण। जैसे हमने पहले दूसरी विधियों में पढ़ा है कि जब कोई विधि किसी प्रकार का प्रयोग किसी के ऊपर किया जाता है तो उस विधि के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। इस विधि यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि के भी कुछ गुण निम्न प्रकार है। नंबर 1, इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकता है। हमारी जो व्यक्ति इतिहास विधि है, केस स्टडी के द्वारा हम व्यक्ति के जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका पता आसानी से लगा पाते हैं। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्या के समाधान में अलग से कोई किसी प्रकार का उपकरण या प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी जो केस स्टडी व्यक्ति इतिहास विधि है उसके अंतर्गत हम जब किसी व्यक्ति के में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमें किसी प्रयोगशाला या किसी उपकरण की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि का प्रयोग कोई भी शिक्षक आसानी से कर सकता है। यह नहीं कि इसके लिए हमें प्रशिक्षक मनोवैज्ञानिक की ही आवश्यकता होगी। हमारी केस स्टडी जो हमारा केस स्टडी मेथड है यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि है, इसका प्रयोग कोई भी शिक्षक आसानी से कर सकता है। ऐसा नहीं जैसे हमने मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में पढ़ा था। मनोविश्लेषणात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कोई शिक्षक आसानी से किसी व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर सकता। उसके लिए हमें प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। लेकिन केस स्टडी जो हमारी विधि है, मेथड है, उसमें कोई भी शिक्षक किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, बाधाओं का, समस्याओं का अध्ययन उसके यानी कि इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर आसानी से कर सकता है।
व्यक्ति के इतिहास या उसके जीवन की पिछली जानकारी प्राप्त किए बिना उसकी समस्याओं का समाधान नहीं खोजा जा सकता। इस दृष्टि से यह विधि बहुत उपयोगी है। किसी भी व्यक्ति के पुराने इतिहास के बिना हम किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से आकर हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में रहने लगे और हमें ये कहा जाए कि आप उस व्यक्ति का अध्ययन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी भाषा कैसी है, उसका व्यवहारिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, वह समाज में समायोजन करता है या नहीं करता है, तो वह व्यक्ति यहाँ कुछ समय से रह रहा है तो उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें उसके वंशानुक्रम, वातावरण, जहाँ पर वो पहले रह रहे थे, जहाँ पैदा हुए, जहाँ वो पले बड़े हुए, जिस समाज में रहते थे, उस समाज से भी डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। इसीलिए व्यक्ति के निरीक्षण करने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए व्यक्ति इतिहास विधि लाभदायक है। व्यक्ति इतिहास विधि के गुण, लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी मेथड। अगर हमारी केस स्टडी मेथड में कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ उसके गुण हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशन, उसकी सीमाएं भी हैं, जो निम्न प्रकार है। व्यक्ति के इतिहास में सही सूचनाएं प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। व्यक्ति स्वयं अपने विषय में बताते हुए अनेक बातों को छिपा जाता है, अच्छी बातों को बता देता है लेकिन कमियों और दोषों को छिपाता है। जब हम किसी व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, कोई मानव क्या करता है, वह अपनी अच्छी बातों को बता देते हैं और जो उनके अंदर बुराइयां हैं, गलत आदतें हैं, गलत व्यवहार करने की प्रक्रिया है, उस चीज को छिपा लेते हैं। इसी कारण से यह विधि भी इतनी कारगर नहीं हुई। और उस व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति भी सही सूचनाएं नहीं देते। बिना सही सूचनाएं प्राप्त किए व्यक्ति के विषय में सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर किसी को मालूम हो जाए कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति भी उस व्यक्ति के बारे में सही प्रकार से हमें सूचनाएं नहीं देंगे, जिसके कारण हम उस व्यक्ति का सही प्रकार से निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे और हमारे जो डाटा है वह सही नहीं होगा, हम सही प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इस विधि का प्रयोग कोई भी शिक्षक सहायता से कर सकता है। लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। यह नहीं कि कोई भी अचानक से शिक्षक किसी का निरीक्षण करने लगे।
समय लगता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में केस स्टडी करेंगे, सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। सामान्यतः ऐसे शिक्षक सही मिलते हैं जो बालक की समस्याओं के कारणों की खोज और उनके समाधान के विशेष रुचि लेते हों। सामान्य यानी कि हमें ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं जो किसी व्यक्ति या बालकों की खोज के विषय में रुचि लेते हों। इसी कारण से यह भी एक व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है। यह विश्वसनीय वेद और वैज्ञानिक विधि नहीं है। हमारी जो व्यक्तिगत इतिहास विधि है यह विश्वसनीय और वेद विधि नहीं है। फिर है हमारी मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिकल मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारी मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि के अंतर्गत भी हम किसी व्यक्ति की समस्याओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। मनोभौतिकी का संबंध जीवित प्राणियों की उस अनुक्रिया से है जिसे जीव पर्यावरण की ऊर्जात्मक भूमिका के प्रति करता है। हमारे जो आइजैक महोदय हैं उन्होंने यह बात कही है कि हमारी जो मनोभौतिकी विधि है, मनोभौतिकी विधि का संबंध जीवित प्राणियों की उस अनुक्रिया से है, यानी कि जो जीवित प्राणी हैं उनकी उस अनुक्रिया से है जिसे जीव पर्यावरण की ऊर्जात्मक भूमिका के प्रति करता है। यानी कि वह जिस क्रिया को पर्यावरण के साथ अपनी ऊर्जात्मक क्रिया के प्रति करता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। इस विधि के उद्देश्य और अनुक्रिया के मध्य होने वाले हमारी जो मनोभौतिकी विधि है इसके उद्देश्य और अनुक्रिया के होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनोभौतिकी विधि में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो आपस में संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। हमें कोई चीज लुभा रही है, वह हमारा उद्दीपन है। हम उस उद्दीपन के प्रति जो क्रियाएं कर रहे हैं, आज हमें किसी ने एक अच्छा मोबाइल लिया, वह क्या है, आकर्षण का केंद्र है, वह हमारे लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है। हम उसके प्रति जो अनुक्रिया दिखा
में किसी उद्दीपन से क्या परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक जीव जो है, मानव है या कोई उद्दीपन है, उसके सामने आने से क्या परिवर्तन होते हैं या उसको देखने से क्या परिवर्तन होते हैं, उन सभी का अध्ययन मनोभौतिकी विधि के अंतर्गत किया जाता है। यह जानना ही जिसका उद्देश्य है मनोभौतिकी विधि उद्दीपकों तथा अनुक्रियाओं के प्रति हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित करती है। हमारी जो मनोभौतिकी विधि है वह हमारे उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के प्रति हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित करती है। हम उद्दीपकों और मनोवैज्ञानिक जो हम उद्दीपकों के साथ अनुक्रियाएं करते हैं, उन सभी के जो बीच मध्यस्थता है उनका अध्ययन करने का कार्य करती है। फिर हमारी है समाज मिति विधि। क्या है नेक्स्ट? समाज मिति विधि। समाज मिति विधि में क्या होता है देखते हैं इसके बारे में भी। इस विधि के अंतर्गत शिक्षा मनोवैज्ञानिक सूचना एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली, जीवन चरित्र, अभिलेख, जांच सूची, प्रमाणित परीक्षणों आदि विभिन्न प्रविधियों को अपनाते हैं। हमारी जो समाज मिति विधि है उसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली साक्षात्कार में क्या होता है, हम आमने सामने एक दूसरे से वार्तालाप करना ही साक्षात्कार है। किसी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जब हम उनके आमने सामने बैठकर दो व्यक्तियों के बिना साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। साक्षात करने के लिए हमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक साक्षात्कार देने वाला और एक साक्षात्कार लेने वाला। समाज मिति विधि में हम साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं और एक प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, जो निरीक्षण करता है, निरीक्षणकर्ता एक प्रश्नों की सूची, जो प्रश्नावली विधि है उसमें प्रश्नावली की सूची किसी नियोक्ता को भेजता है और वह उन प्रश्नों के आंसर भरकर या आंसर देकर उसे वापस निरीक्षक को भेज देते हैं। जीवन चरित्र अभिलेख, बायोग्राफिकल रिकॉर्ड, उसमें हम समाज मिति विधि के अंतर्गत जीवन चरित्र अभिलेख का भी प्रयोग करते हैं। उसमें साक्षात्कार लेने वाला या एक निरीक्षक किसी व्यक्ति का जीवन लेख तैयार करता है। उसके जीवन से लेकर वर्तमान तक जो जिस उम्र तक वह है उसके बारे में सभी
बातों का अपनी डायरी में उल्लेख करता है, अपने लेखों में उल्लेख करता है। उसके अच्छे बुरे कार्य, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका रहन सहन, समाज में समायोजन करता है या नहीं करता है, इन सभी का अध्ययन उसकी बायोग्राफी में के द्वारा हो जाता है। एक हमारी है विकासात्मक विधि। आज हम यह चैप्टर समाप्त कर देंगे। विकासात्मक और नेक्स्ट है हमारी तुलनात्मक विधि। कंपैरेटिव मेथड। विकासात्मक विधि के अंतर्गत वंश परंपरा वातावरण के आधार पर व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। हमारी जो विकासात्मक विधि है उसके अंतर्गत उनका वंश, उनका वातावरण, उनका रहन सहन, उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से उसके विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक का जो विकास होता है वह अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन अलग अलग अवस्थाओं से उस बालक के होने वाले विकास का कि किस अवस्था में कितना विकास हुआ, उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, उन सभी का अध्ययन हम विकासात्मक विधि के अंतर्गत करते हैं। इसमें किसी मानसिक गुण विलक्षण अथवा उसके किसी स्वभाव के विकास की व्याख्या शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक की जाती है। विकासात्मक विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के मानसिक गुण, विलक्षणता और उसके किसी स्वभाव के विकास की व्याख्या, उसमें किसी व्यक्ति में क्या विलक्षणता है, उसके मानसिक गुण क्या क्या है, उन सभी की व्याख्या शैशवावस्था से लेकर उनकी वृद्धावस्था तक की जाती है। इसके अंतर्गत समाजात्मक विधि के द्वारा। फिर हमारी इस विधि या इस प्रकार से इस विधि में किसी विकास की अवस्थाओं, विकास की विशेषताओं और बालक के व्यक्ति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समाजात्मक विधि में बालक के विकास की अवस्थाओं, विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि, इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार का समस्यात्मक अध्ययन किया जाता है। हमारी जो तुलनात्मक विधि है इसमें किसी जो समस्यात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि है इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का समस्यात्मक अध्ययन कि किसी व्यक्ति को कैसी समस्याएं आ रही है, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समस्यात्मक अध्ययन किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तुलना करके किया जाता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उनके आपस में तुलना की जाती है। उसके द्वारा ये उनका अध्ययन किया जाता है।
तुलना में समानता और अंतर दोनों पर ध्यान दिया जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में एक जगह खड़े होंगे, हम उनके अलग अलग व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो कुछ उन दोनों में समानताएं होंगी, कुछ उनमें असमानताएं होंगी। उन दोनों का तुलनात्मक विधि में अलग अलग ध्यान दिया जाता है, या उन दोनों व्यवहारों पर उनके समानता वाले पर भी असमानता वालों पर भी अलग अलग से ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार मनुष्य के सामान्य व्यवहार से कितना निकट है या दूर है, कि किसी व्यक्ति का व्यवहार एक व्यक्ति के सामान्य व्यवहार से निकट है या दूर है। अगर निकट है तो कितना है और दूर है तो कितना है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हमारा जो यह चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर था यह सेकंड चैप्टर था, अधिगमकर्ता के विकास के रूप में जो हमारा एक पेपर है, उसके इसके अंतर्गत हमने शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उस अवशिक्षण, अधिगम तथा शिक्षक के लिए उसकी सार्थकता आदि की जानकारी ली। इसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ा। तो कल हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं इसी समय। तो कल तक के लिए अलविदा। थैंक यू आप सभी का। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज या कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी को स्वागत है।